नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले 5-6 वीडियो में हमने भारतीय मानसून यानी भारतीय जलवायु के बारे में आपसे बात की है, जिसमें हमने देखा है कि कहाँ पर तापमान और वर्षा की मात्रा कितनी रहती है, यानी कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कब स्टार्ट होती है वर्षा और कब जाकर के ख़त्म होती है, ठीक है? दोस्तों, इसके बाद मानसून से जुड़ा ही हुआ एक टॉपिक और है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। क्योंकि दोस्तों वनस्पति को सीधे सीधे तापमान और वर्षा प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। तो चूँकि हमने मानसून के बारे में चर्चा कर ली है और आपको पता है कि तापमान और वर्षा भारत में कहाँ पे कितना रहता है, तो इसी से अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं और इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। वर्षा का अनुसरण करने कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाएंगे और जहाँ पे वर्षा कम होगी तो वहाँ पे वन कम पाए जाएंगे। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, इन्हीं को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन कहते हैं क्योंकि ये सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं आपके, वे वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ठीक है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे वर्षा रोज होती है और तापमान भी बहुत ऊंचा रहता है, वहाँ पर आपके कौन से वन होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ही आपके वर्षा वन पाए जाएंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन को विषुवतीय वन और सदाबहार वनों के रूप में भी जाना जाता है या उन्हें कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को आप इस चित्र में देख सकते हो। भारत में बेसिकली जो वनस्पतियां हैं वो 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला तो आपका है हिमालयी वनस्पति, या इसे आप पर्वतीय वन भी कह सकते हो। और इस सिंबल से आप देख रहे हो, ये सिंबल के निशान कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक आपकी हिमालयी वनस्पति है यानी पर्वतीय वन। इसके बाद दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो ये सिंबल है यानी कि ये जो सिंबल आपका दिखा रहा है, यहाँ पर आपके कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो यानी पत्तियाँ अपनी गिराते हैं। इसके बाद है आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति। तो इस सिंबल को दिखाया गया है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति, यहाँ पर भी इसी का विस्तार है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद है आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। तो ज्वारीय वन जहाँ पे ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पे आपके ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, यानी ऐसे वन जिनकी पत्तियाँ वर्ष भर नहीं गिरती, यानी सदाबहार वनस्पति रहती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देख सकते हो इसी प्रकार की वनस्पति है, और पश्चिमी घाट पर आपकी इसी प्रकार की वनस्पति है। इसके साथ साथ आपके जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ पर भी इसी प्रकार की वनस्पति है, और इस क्षेत्र में भी आपकी सदाहरित वनस्पति ही पाई जाती है। इस पर हम अभी और डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, इस चित्र में भी भारतीय वनस्पतियों को दिखाया गया है। 5 प्रकार के वन आपको दिखाए गए हैं। 5 प्रकार की वनस्पति यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वनस्पति। इसके बाद है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन। इसके बाद है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है ये वाला एरिया। इसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट यानी हिमालयी या पर्वतीय वन, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है मैंग्रोव वनस्पति, तो इस ब्लैक स्पॉट में इन्हें देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस चित्र से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं वो किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। भारत में शिलांग पठार के आसपास का जो क्षेत्र है
तथा जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वनों की विशेषता होती है, क्या होती है कि ये वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते और सदैव हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है। सदाबहार वन जो होते हैं वो घने और सघन होते हैं। इस प्रकार के वनों में सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है। वहीं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर बात करें तो वहाँ पर कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार के भीतर भाग जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका मरुस्थलीय प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, इसके अलावा आपको वृष्टि छाया प्रदेशों में भी इसी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश भारत में हैं और वहाँ पर आपकी मरुस्थलीय वनस्पति ही पाई जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। इसके चलते इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों, मानसून के बारे में हमने आपसे डिटेल से चर्चा की है, तो मानसून आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट पर भी वर्षा वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोमंडल तट पर भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। हालांकि कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है। तमिलनाडु के वर्षा वन के क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। इसलिए वनों की जितनी सघनता पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान में दिखाई देती है, उतनी सघनता कोरोमंडल तट पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है। कोरोमंडल तट पर वनों को साफ किया गया है क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आपको हमने बताया था जब नदी प्रणाली पढ़ रहे थे कि दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है आपकी, वो दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहलाता है और कावेरी नदी आपकी इसी कोरोमंडल तट पर ही प्रवाहित होती है। ठीक है। इसी प्रकार शिलांग के पठार के आसपास के क्षेत्र में यानी अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सदाबहार वन अथवा वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। इसमें हमने आपको बताया था कि शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। इनमें से जो खासी पहाड़ी है आपकी, इसी में आपका चेरापूंजी और मौसिन राम स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो वर्षा वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पठारी भारत के भीतरी क्षेत्रों में कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये वृष्टि छाया प्रदेश है आपका, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेशों का विकास हुआ है। मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो खूब वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे ही ये पवनें पश्चिमी घाट को पार करके पूर्व की ओर आती हैं तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अचानक घट जाती है। ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेशों का जो विस्तार है भारत में, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना और कर्नाटक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां ही पाई जाती हैं। दोस्तों, वृष्टि क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये पर्वत है आपका, तो समुद्र से आने वाली जो पवनें हैं, जब वो इस पर्वत के सम्मुख वाले ढाल से टकराती हैं तो ये ऊपर की ओर उठती हैं और तापमान जैसे जैसे ऊपर जाती हैं इनका तापमान कम होता है,
जिससे इनमें सघनता होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और ये इसी ढाल पर खूब वर्षा करती हैं। लेकिन ये जब पवनें पूर्वी ढाल पर उतरती हैं तो उतरने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती चली जाती है, जिससे क्या होता है, वृद्धि होती है और इसमें इन पवनों में नमी की मात्रा भी नहीं होती, जिससे यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती और इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पर्वत के पवनों के सम्मुख ढाल पर यानी इस भाग पर तो आपकी सदाबहार वनस्पति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में देख सकते हो आप, इसमें विदर्भ क्षेत्र को दिखाया गया है। ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है आपको, और ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, वनस्पतियाँ स्वयं को पर्यावरण की दशाओं और जल की उपलब्धता के आधार पर ढाल लेती हैं। यानी जो आपका वनस्पतियाँ होती हैं वो जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और तापमान भी आपका बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वनस्पतियाँ आपकी सदाबहार मिलती हैं। और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, वनस्पतियों का आकार भी छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो वनस्पतियाँ स्वयं को अपने पर्यावरण और जल की उपलब्धता के आधार पर ढाल लेती हैं। उदाहरण के लिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता है, जिसके कारण वर्षा वन या सदाबहार वन वाले वनस्पतियों में चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर आपको चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिलेंगे, जैसे सदाबहार वन या वर्षा वन। और ये वृक्ष अपने चौड़ी पत्तियों के माध्यम से भूमिगत जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं और पर्यावरण में नमी की मात्रा बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है जो वनस्पतियों में जल आपका संचित है वो जब उसे तापमान प्राप्त होता है तो ये वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है, तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो नमी की मात्रा बनाए रखते हैं। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे पश्चिमी भारत कहने का मतलब है थार का मरुस्थल, पठारी भारत के भीतरी भागों में कहने का मतलब है वृष्टि छाया प्रदेश में, वनस्पतियों ने स्वयं को बचाने के लिए मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। किस लिए? ताकि वाष्पोत्सर्जन और कम हो और वे जीवित रह सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो। जबकि जहाँ पर वर्षा कम हो रही है आपकी, वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में बदल गई हैं। किस लिए? ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और वो जिंदा बनी रहें। ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र के नीचे उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा कहने का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वर्षा मौसमी होने के चलते यहाँ वृक्ष शीतकाल के बाद और ग्रीष्म ऋतु आने के ठीक पहले, यानी कि बसंत ऋतु मतलब शीतकाल जाने वाला है और ग्रीष्मकाल आने वाला है, आने के ठीक पहले पत्तों को गिरा देते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, और तापमान अगर बढ़ेगा और अगर ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए करते हैं।
ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो काफ़ी घट जाती है। यानी सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान में सीधा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता आपकी कम होगी और तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता आपकी बढ़ेगी। तो तापमान चूँकि बढ़ रहा है सर्दियाँ जाने के बाद, तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। इन क्षेत्रों के वनों को पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पत्तियां अपनी गिरा रहे हैं। पहाड़ों में पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। किसी भी क्षेत्र में, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जो पहाड़ों में पाए जाते हैं वन, वो वर्षा का अनुसरण नहीं करते, जबकि जो मैदानों में वन पाए जाते हैं वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो अगर वर्षा का अनुसरण नहीं करते पर्वतीय वन, तो किसका अनुसरण करते हैं? तो पर्वतीय वन ढाल का अनुसरण करते हैं, या कह सकते हो कि ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। ठीक है, करते हैं क्योंकि यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये पर्वतीय भाग है आपका, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ पर तापमान कम होगा, यहाँ पर भी तापमान कम होगा, तो यहाँ पर वनस्पति अलग होगी, यहाँ पर वनस्पति और अलग होगी, यहाँ पर भी और अलग होगी। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का अनुसरण नहीं करते, बल्कि ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय स्थान पर कोई पहाड़ है तो धरातल पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति और पहाड़ों पर ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में विषुवत रेखा पर स्थित माउंट केन्या। कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका में जो विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा पर तो आपको पता है कि रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, किस पर? केन्या पर। केन्या में एक पर्वत है आपका माउंट केन्या। जब उसमें ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नीचे वाले भाग में तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, लेकिन ऊपरी भाग में आपकी ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जो ऊंचाई होती है दोस्तों, वो भी जलवायु में परिवर्तन लाती है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जलवायु में या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। विषुवत रेखा पर होने के कारण केन्या की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन माउंट केन्या विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बावजूद उसके शिखर पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चूँकि जो माउंट केन्या है आपका, वो विषुवत रेखा पर है, तो यहाँ पर आपके ग्लेशियर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ग्लेशियर तो वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर तापमान आपका बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा पर तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन माउंट केन्या का जो शिखर है उस पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पर्वत की ऊंचाई वाले भाग पर बढ़ते हैं, तापमान आपका लगातार कम होता चला जाता है, इसलिए इसके ऊपरी भाग में ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यही कारण है कि हिमालय के निचले सिरे पर सदाबहारी वन और कुछ और ऊंचाई बढ़ने पर शीतोष्ण वन तथा कुछ और ऊंचाई बढ़ने पर कोड़धारी वन और अधिक ऊंचाई बढ़ने पर टुंड्रा वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत है, तो इस वाले भाग में तो आपके सदाबहार वन है, थोड़ा और ऊंचाई पर बढ़े तो शीतोष्ण वन, थोड़ा और ऊंचाई पर बढ़े तो कोड़धारी वन, ठीक है, थोड़ा और ऊंचाई पर बढ़े तो टुंड्रा वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति पाई जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं जलवायु में परिवर्तन आता है, तो वनस्पतियों में भी परिवर्तन आता जाता है। ठीक है, टुंड्रा वनों में 3 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं: काई, घास और लाइकेन। ठीक है, आप लोगों ने जलवायु के बारे में पढ़ा होगा, विश्व में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो जो टुंड्रा जलवायु है वहाँ पर वनस्पति के रूप में काई, घास और लाइकेन देखने को मिलती है। ठीक है,
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर वर्ष भर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ 75% भूभाग पर वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कौन से वन है? सदाबहार वन है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती ही रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज हम यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है और इसमें आज हमने आपसे बात की कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं और कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इन चित्रों के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की कि भारत में जो 5 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं वो उनका क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, ये भी हमने बताया। इसके बाद हमने ये भी बताया कि जो वन होते हैं वो आपके वर्षा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं आपके, वहाँ पर वन वर्षा का अनुसरण ना करके ढाल या ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी आपको बताया कि सदाबहार वनस्पति कहाँ पर मिलेगी, पतझड़ वाली वनस्पति कहाँ पर मिलेगी, कटीली झाड़ियाँ आपकी कहाँ पर मिलेंगी और टुंड्रा और लाइकेन वनस्पति आपकी कहाँ पर मिलेगी, ये भी आपको बताया। इसके अलावा हमने विदर्भ क्षेत्र के बारे में भी आपको बताया, वृष्टि छाया प्रदेश भी आपको बताया। ठीक है, माउंट केन्या के शिखर पर ग्लेशियर क्यों पाए जाते हैं, ये भी आपको बताया। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वर्षा वन क्यों पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वनस्पति क्यों पाई जाती है, ये भी आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्राकृतिक वनस्पति के पार्ट 2 वीडियो के साथ, और PDF भी आपको सेकेंड वीडियो में ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।